तो चलिए बच्चों, धारा विद्युत में आपका स्वागत है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिखा है बल, परंतु वास्तव में ये कोई बल नहीं होता है। तो ये क्या होता है ये तो हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और इसी के साथ हम एक और चीज पढ़ेंगे, उसे हम बोलते हैं सेल टर्मिनल वोल्टेज। तो बच्चों, यहाँ पर बड़े धैर्य से समझने की जरूरत है। सिंपल टॉपिक है परंतु थोड़ा सा रहस्यमयी है। हम यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं। यह है हमारा परिपथ और यहाँ पे एक लगा है प्रतिरोध और यहाँ लगा हुआ है एक सेल। सेल ऑफिशियली हम ऐसा बना देते हैं, ये है वो सेल। और ये अंदर भी यहाँ पे इलेक्ट्रोड रहते हैं और इसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। ये सेल बना दिया और यहाँ पे हमें बना देनी है एक कुंजी। और ये कुंजी ऐसी बनी होने के मतलब ये है कि स्विच ऑफ है, मतलब ये कुंजी ऑफ है। और इस स्विच ऑफ का जो परिपथ होता है ना, खुला परिपथ कहते हैं इसे। यस, ये खुला परिपथ कहलाता है क्योंकि इस हमारे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, हम एक और डायग्राम बनाते हैं, दोनों डायग्राम बनाएंगे और दोनों के बारे में पूरी बात समझेंगे। बिल्कुल ऐसे ही का ऐसा एक और हमने रेजिस्टेंस बना लिया और यहाँ पे वो ही आपकी बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड लग गए और ये बन गई आपकी वो बैटरी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है। और ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भर दिया है। यहाँ पे स्विच, हमने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, ऑन है। इसे बंद परिपथ कहते हैं और बंद परिपथ का मतलब होता है ये यदि धन इलेक्ट्रोड हो जाए, ये ऋण इलेक्ट्रोड हो जाए तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और हम मान लेते हैं कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अभी अपन आई को कुछ नाम भी देने वाले हैं, परंतु अभी तो दो परिपथ आपके सामने बन गए हैं। ये सेल है, बैटरी है, बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड हैं। तो बच्चों, जब ये परिपथ खुला रहता है मतलब इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। खुला परिपथ मतलब नो एनी करंट इन सर्किट। सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब इस बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड, ये धन मान लो ये ऋण मान लो, इस बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर अधिकतम होगा क्योंकि हम धारा ले ही नहीं रहे हैं। आपने पैसे खर्च करने शुरू नहीं किए हैं तो उस समय आपके पास सबसे ज़्यादा पैसे होंगे कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो जब खुला परिपथ है, नो एनी करंट इन सर्किट, यानी परिपथ में धारा नहीं बह रही है, तो इस अवस्था में हम क्या बोलेंगे, खुले परिपथ में, पूरे ही लिख देते हैं अपन, खुले परिपथ में, अर्थात परिपथ में धारा नहीं बह रही है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, या सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है बच्चों, वो क्या होता है, अधिकतम विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल, ब्रैकेट में हम स्मॉल ईएमएफ भी लिख सकते हैं, कैपिटल ईएमएफ भी लिख सकते हैं, कहते हैं। खुला परिपथ है, धारा नहीं बह रही है, बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जितना विभवांतर है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। सिंपल सी बात है। In open circuit, the maximum potential difference between two electrode of cell is called EMF, electromotive force। अब सुनना, रहस्य तो अब शुरू होगा। स्विच ऑन कर दिया, बंद परिपथ है। तो इस परिपथ में
जब परिपथ में धारा बह रही है यानी कि स्विच ऑन है, तो जब परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगे तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। सेल टर्मिनल वोल्टता भी बोल सकते हैं, वोल्टेज कहते हैं। अब आप एक प्रश्न करो कि सर हमें समझ में नहीं आया। मार्केट में जब आप जाते हो, जो सेल या बैटरी लेते हो, उस पे जो लिखा रहता है 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, वो उसका विद्युत वाहक बल होता है, परंतु वो धारा प्रवाहित नहीं करता। वो हाथी का वो दांत होता है जो दिखने के काम आते हैं, जो खाना आना चबाता नहीं है बच्चों। यस, और जो धारा प्रवाहित करता है वो तो सेल टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब रहस्य क्या है, ये दोनों बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि यदि बैटरी का वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है, मान लो 12 है, तो धारा 12 वोल्ट से प्रवाहित होनी चाहिए ना, परंतु धारा कुछ इससे कम वोल्ट पे प्रवाहित होती है। तो सामान्य अवस्था में जब बैटरी से हम धारा ले रहे होते हैं, ध्यान दें, जब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम बैटरी मतलब सेल भी बोल सकते हैं, सेल से धारा ले रहे हों। अरे यार, ये सेंटेंस अभी यहीं पे लिखते हैं। इसे पता है इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? इसे ई से ही करते हैं। ये थोड़ी सी आप घूम घूम के बना लो या सीधी में, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। और पता है, एक मजे की बात सुनो, प्रदर्शित करते हैं दोनों की इकाई हम यहां लिख दे रहे हैं, दोनों की इकाई, दोनों कौन ई एंड वी वोल्ट होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वोल्ट। इकाई भी दोनों की सेम है। परंतु अब ये सेंटेंस की बात सुनो, आपको थोड़ा सा रहस्य गहरा जाएगा। वो कहते हैं दया, यस। तो जब हम सेल से धारा ले रहे हों तब E ऑलवेज ग्रेटर देन V। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो या सेल टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो या छोटा हो, ये कभी नहीं होता। विद्युत वाहक बल हमेशा सेल टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है, परंतु तब कि हम उससे धारा ले रहे हों। यदि हम उसे चार्ज कर रहे हैं तो फिर उल्टा हो जाता है। परंतु हम चार्जिंग की बात ही क्यों करेंगे? चार्जिंग उसका, चार्जिंग वाले का काम है यार। तो जब हम उसे चार्ज करेंगे तब की बात नहीं कर रहे, जब हम परिपथ में लगा के धारा लेने वाले हैं तब की बात कर रहे हैं। परंतु मुझे पता है कि अभी भी आपको इन दोनों में कोई अंतर समझ में नहीं आया। इकाई तो दोनों की वोल्ट है ही। जब धारा नहीं ले रहे होते हैं तो विद्युत वाहक बल हो जाता है, और जैसे ही धारा लेने लगते हैं तो फिर वो सेल टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है या वोल्टता हो जाता है ना। तो और उलझते जा रहे हो, मतलब आपके अंदर से आवाज आ रही होगी कि सर आप और उलझा रहे हो। टीचर का काम होता है सुलझाना और आप उलझाते जा रहे हो। बेटा उलझो, तभी तो सुलझने की शक्ति आएगी, क्षमता आएगी। तो अभी इन दोनों की परिभाषा वगैरह तो आप नोट कर ही लो दोनों की, क्योंकि अब हमें समझना है कि क्यों इन दोनों में अंतर होता है। दोनों एक ही चीज क्यों नहीं है? बाजार में जो बैटरी खरीदते हो
उस पे जो लिखा रहता है ईएमएफ, उतना ही आउटपुट हमें क्यों नहीं मिलता? बच्चों बच्चों बच्चों, ये अंदर की बात है। यस, ये अंदर की बात है। चलो हम उस अंदर की बात को समझते हैं। परंतु एक बार फिर से हम आपको बता दें कि किसी परिपथ में यदि बैटरी लगी है और वो परिपथ का स्विच ऑफ है, यानी परिपथ में धारा नहीं बह रही हो, तो बैटरी के सिरों के मध्य अधिकतम विभवांतर होगा। उसी विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहेंगे। और जब हम किसी बैटरी से धारा लेने लगते हैं तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है उसे सेल टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और धारा लेने की प्रक्रिया में विद्युत वाहक बल सेल टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा 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 ज्यादा होता है। तो अब होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो अब आपके दिमाग के प्रश्न का उत्तर हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए और बहुत जरूरी है। और हमने बोला है बच्चों कि ये बहुत अंदर की बात है, ये अपन बने रहने दे रहे हैं, ये वाला डायग्राम बना रहने दे रहे हैं, इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, ये बात आपने इंट्रोडक्शन परिभाषा तो समझ लिया है, एक अलग बात है कि समझ में नहीं आया है अभी। तो हम यहाँ पे देखें, मान लो इस बोल्ट का ईएमएफ है 12 वोल्ट, ये क्या है, ई है। और इस ईएमएफ के कारण मान लो इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 4 ओम 4 ओम का है। ओके, अच्छा आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो E लिखा है, अभी हमने V लिखा है यहाँ पे, परंतु ठीक है विभवांतर है ईएमएफ I इंटू आर आता है। I तो 2 एम्पियर है और R 4 है, कुछ 8 वोल्ट आता है। भी लिखा है हमने। क्यों भैया ये 12 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है, 8 वोल्ट क्यों आ रहा है? मतलब इसके सिरों पर जो विभवांतर है V या E नहीं लिख रहे हैं हम उसे, वो 8 वोल्ट है, जबकि बैटरी तो 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट की है तो यहां जाते जाते क्या भ्रष्टाचार हो गया? कुछ लोगों ने कमीशन ले लिया? नहीं लिया बच्चों। इसके लिए थोड़ी सी बैटरी के बारे में समझो, सेल के बारे में समझो। तो यहां 8 वोल्ट आ रहा है और ये 12 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट तो हो गया सेल टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि धारा बह रही है, परंतु 12 वोल्ट से नहीं बह रही है, धारा 8 वोल्ट से बह रही है। वो 4 वोल्ट कहां गया? एसआईटी का गठन करें और समझें कि वो 4 वोल्ट कहां गया। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं सेल की। यस, हम यहां पे एक सेल की बात कर रहे हैं बच्चों। सेल में क्या होता है देखो, सेल जो है, कोई से भी सेल की बात कर रहे हैं, हालांकि 11th क्लास में आपने डेनियल सेल पढ़ा है, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा है, परंतु हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यार। अभी तो हम सेल की बात कर रहे हैं। एक कॉमन सेल है और बहुत ही कॉमन है ये सेल है। सेल नीचे लिख दे रहे हैं, ये कोई सा भी सेल है। सेल करता क्या है? सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा काय में कन्वर्ट होती है, विद्युतीय ऊर्जा में रासायनिक क्रिया होती है और सेल के द्वारा उससे हमें विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा हो गई। मान लो यहां पे माइनस 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 हो गया, इसमें प्लस हो जाएगा, आयंस होते हैं। और इसके अंदर जो पदार्थ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। ये विद्युत अपघट्य में ही तो वो सब रासायनिक क्रिया होती है जिससे विद्युतीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है।
सिंपल सी बात है, परंतु अभी समझो जरा। अब हमने क्या किया, एक बाहरी परिपथ से इसे जोड़ा और स्विच ऑन भी कर दिया, अंदर डॉट लगा देते हैं तो स्विच ऑन है। तो पता है क्या होगा, ये ऋण इलेक्ट्रोड है जिसे हम बोलते हैं एनोड, ये धन इलेक्ट्रोड है इसे हम बोलते हैं कैथोड। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस परिपथ में चलेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा परिपथ का, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएगा। क्यों, कहां से जाएगा यार एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब परिपथ की बात की है तो धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से हमारी बात सुनना, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आएगा, इसका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब फैक्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, इधर से चलेगा और इधर से दूसरे भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इन होते जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन सर्किट में जाते जाएंगे। परंतु एक बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये कोई दानी आदमी नहीं है, सेल। ये दान नहीं करता इलेक्ट्रॉन, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। तो बैटरी करती क्या है, बैटरी इलेक्ट्रॉनों को गतिशीलता प्रदान करती है, और गतिशील आवेश ही तो धारा होती है, तो धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी करती क्या है, बैटरी इलेक्ट्रॉनों को गतिशीलता प्रदान करती है, क्योंकि ये ऋण है और ये धन है, इनका विभवांतर होता है, और प्रकृति हमेशा संतुलित होने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि इसका अतिरिक्त ऋण खत्म हो जाए, इसका अतिरिक्त धन खत्म हो जाए, और इसके लिए वो क्या करती है, जैसे ही बाहरी परिपथ से ये कनेक्शन होता है तो ये इसे इलेक्ट्रॉन देता है। यहां से घूमते घूमते हम मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर आ जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर अंदर आता है। इतना धीरे नहीं होता, समझा रहे हैं, इसलिए ये बात थोड़ी सी धीरे धीरे आपको लग रही है। समझिए आप जरा ये बात। तो सुनिए, तो बैटरी ने अपनी तरफ से ना तो उसे दान किया ना उससे लिए, जितने ये इधर बाहर निकालेगी उतने ही इधर से अंदर आएंगे। तो क्या ये बैटरी ऐसे में धारा प्रवाहित कर देगी? कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक बंद परिपथ नहीं होता है, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं टैंक परिपथ, मतलब धारा तब बहेगी जब हमारा परिपथ पूरा बंद होगा। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इस दिशा में चलते हैं और इसकी तरफ आते हैं। उल्टी बात हो गई ये तो, इलेक्ट्रॉन धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं, परंतु ये अंदर की बात है, ये बैटरी के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। समझिए इस बात को, अंदर की शायद इलेक्ट्रॉन धन से ऋण की तरफ चलते हैं और धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में हो चलती है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, तो जो धारा की दिशा होगी वो ये दिशा होगी, और जब इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो इधर जो धारा, बाहर धारा की दिशा कहां से होगी, बाहर धारा की दिशा होगी धन से ऋण, पॉजिटिव टू नेगेटिव। परंतु अंदर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, अंदर जो धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा समझ लें यार, बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई विशेष चीज नहीं है, परंतु रहस्यमय तो है यार। यस है, ये धारा की दिशा होती है, यहाँ पे बाहर धन से ऋण होती है, इलेक्ट्रॉन ऋण की तरफ चल रहे हैं, तो ऋण टू धन होती है अंदर धारा की दिशा। तो एक बात, सेल के अंदर धारा की दिशा बाह्य परिपथ से विपरीत होती है। नोट कर लीजिए, काम की चीजें, और काम की चीजें तो हमें लिख के रख लेनी चाहिए। यस, अब सुनिए, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं और इससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ऑफिशियली यहाँ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, आयंस मायंस बनते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट में आयन चलते हैं, परंतु वो केमिस्ट्री में पढ़ना है यार, फिजिक्स की बात फिजिक्स में करें हम। ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो इसको बड़ा प्रतिरोध, क्यों, धारा तो पूरी तब बहेगी जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से चल के फिर यहीं आ जाएगा, यहां से चल के फिर इधर ही आना है, तो अंदर भी चल रहा है बाहर भी चल रहा है।
बाहर चल रहा है तो बाह्य प्रतिरोध ये लगा लिया, अंदर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उस बेचारे इलेक्ट्रॉन के बहुत विरोधी उत्पन्न हो जाएंगे। यार पहला विरोध तो ये एनोड ही करेगा, इलेक्ट्रॉन जब उसकी तरफ चलेगा, इस पे ऑलरेडी ऋण आवेश है। सुनो सुनो सुनो, इस पे ऋण आवेश है और इलेक्ट्रॉन पे भी ऋण आवेश होता है। जब वो ऋण आवेश की तरफ चलेगा तो प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ेगा, परंतु ये विद्युतीय ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे चला देती है, परंतु प्रतिरोध लगेगा। दूसरी चीज सुनो, ये विद्युत अपघट है, इसकी श्यानता, गाढ़ापन, अरे घर्षण बोलते हैं, द्रवों के अंदर घर्षण, उसी को श्यानता कहते हैं। ठोसों के मध्य लगने वाले घर्षण को घर्षण कहते हैं और द्रव के अंदर लगने वाले घर्षण को श्यानता कहते हैं। वो भी इसे रोकने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब ये है कि इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं चल पाएंगे। तुम्हें पता है कि बाहर भी इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव आयन से टक्करें करनी पड़ती हैं और प्रतिरोध कार्य करता है। ये बाह्य प्रतिरोध हमने बना के रखा हुआ है, ये प्रतिरोध है, पूरे तार का प्रतिरोध है, तो अंदर भी प्रतिरोध कार्य करता है। तो अंदर का प्रतिरोध स्मॉल आर से प्रदर्शित होता है, बाहर का प्रतिरोध कैपिटल आर से प्रतिरोध होता है। और इस प्रतिरोध को बच्चों हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, हमेशा स्मॉल आर से प्रदर्शित होता है। और ये किसके वजह से होता है? ये आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघटे में लगता है, विद्युत अपघटे के कारण। हाँ, पूरा जिम्मेदार अपन विद्युत अपघटे को ही ठहरा देंगे कि यार विद्युत अपघटे ये काम कर रहा है जो आंतरिक प्रतिरोध लगा रहा है। समझे आप हमारी बात? तो सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध रहता है यार, वो प्रतिरोध भी तो कुछ कमी करेगा, वो प्रतिरोध भी तो कुछ कार्य करवा लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए कार्य तो करना पड़ता है। आवेश को घुमाने के लिए जो पूरा कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यार बाहरी कार्य तो क्या हो गया, बाहर तो इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस था और ये विभवांतर तो कार्य से ही तो कहते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु का विभव कहलाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह विभवांतर कहलाता है। तो बाहर का विभवांतर आ गया ये 8 वोल्ट। ये कौन सा विभवांतर है? ये बाहर का है, ये बाहर का है, बाहर का है। और बाहर के विभवांतर को ही टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसी को बाहर का है ये विभवांतर, ऐसे लिख रहे हैं, यह विभवांतर। विभवांतर को डेल भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। यार V2 माइनस V1 बराबर V तो आएगा, इसलिए हमने V लिखा, डेल भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाहर का है ये विभवांतर और इस बाहर के विभवांतर को ही कहा जाता है सेल टर्मिनल वोल्टेज। सेल टर्मिनल वोल्टेज। और ये ही तो हमारे काम का है, क्योंकि धारा इससे बहती है। मान लो इस बैटरी का ध्यान से कैरियर बनाना है तो ध्यान दीजिए, इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। धारा कितनी बह रही है? 2 एम्पियर। उसी का विरोध करेगा ये आंतरिक प्रतिरोध। तो अब हम सेल के अंदर का विभवांतर बराबर हो जाएगा कितना?
रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम बराबर I इंटू आर हो जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर 4 ओम। अंदर का है, अंदर 2 ओम रेजिस्टेंस है, धारा 2 एम्पियर है, 2 दूनी 4, अंदर का विभवांतर 4 ओम है। कुल विभवांतर, कुल 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 पता है विभवांतर, ये काम की बात है बच्चों। कुल विभवांतर, और कुल विभवांतर कोई तो ईएमएफ कहते हैं। बाहर का 8 वोल्ट प्लस अंदर का 4 वोल्ट बराबर 12 वोल्ट। अब आई समझ में कि कुछ उनको अंदर भी काम करना पड़ता है। अंदर के विरोधों के कारण बैटरी बाहरी परिपथ में पूरे विभवांतर से धारा प्रवाहित नहीं कर पाती है, आंतरिक झगड़ों के कारण, और उसके कारण उसमें कुछ कमी आ जाती है। तो देखा कि 12 वोल्ट था, हमें मिल रहा है 8 वोल्ट, और 4 वोल्ट कहां खर्च हो गया अंदर, आंतरिक झगड़ों में। अंदर की बात है ये। इसीलिए तो ये विद्युत वाहक बल और सेल टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कार्य बैटरी को आंतरिक प्रतिरोध में भी करना पड़ता है। फिर बचा हुआ पूरा के पूरा कार्य, मतलब 4 वोल्ट वो अंदर बिजी कर दिया, बिजी कर दिया क्या, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया। यार एक्सपेंड नहीं, गलत है, एक्सपेंड वर्ड। हाँ, तो ये अंदर उसने 4 वोल्ट अंदर कर दिया, जिसका हमें आउटपुट नहीं मिला। भैया तुम घर में लड़ते रहो यार, उससे हमें क्या अंतर पड़ता है ना। बाहर आके युद्ध करो आप दुश्मन से, तो हमें फर्क पड़ता है। परंतु आप घर से ही पिट के आए हो, तो बाहर अच्छे से लड़ पाओगे क्या। ये 4 वोल्ट तो वो बैटरी बेचारी घर में ही पिट जाती है। यस, 4 वोल्ट वो बैटरी घर में ही पिट जाती है। कितनी कितनी अजीब सी बात है। आपको ये सब बातें समझ में आई हैं या नहीं, अभी तो हमें और बात करनी है इसकी। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये मिटा दें, ये वाली चीजें हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद और समझते हैं, मास्टरी करते हैं। तो किसी भी सेल या बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है। उस प्रतिरोध के कारण वो सेल या बैटरी बाहरी परिपथ में हम अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाती है, और जितनी क्षमता से कार्य कर पाती है उससे हम सेल टर्मिनल वोल्टेज मानते हैं, क्योंकि धारा तो तभी प्रवाहित होगी जब विभवांतर होगा, और यदि विभवांतर नहीं होगा तो धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है। तो ये सिंपल सी चीज, हमने क्या निकाला था, कुल विभवांतर ये निकाला था बाह्य और आंतरिक। अब हम यहाँ पे बात करें ईएमएफ, ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य V और प्लस आई आर, ये आंतरिक है, ये आंतरिक है। और V क्या है, जिससे हमें आउटपुट मिल रहा है, सेल टर्मिनल वोल्टता या वोल्टेज। वोल्टेज पूरे घरों में यूज होता है। तो ईएमएफ बराबर ये हो जाता है, मतलब E बराबर हो जाएगा V प्लस आई आर। ओके ओके, यहां पे एक आंतरिक प्रतिरोध का भी सूत्र निकाल लिया जाए, तो V को इधर ले आओ, तो E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपान आई। ये हमने निकाला उसका आंतरिक प्रतिरोध, E माइनस वी अपान आई। ये हमने आंतरिक प्रतिरोध की बात कर ली है किसी भी सेल की, क्योंकि देखो ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू वी अपान आर हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू वी अपान आई हो जाएगा। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया है। चलो इसे और दूसरी तरीके से करें, जैसे आपका E है, E बराबर V को अपन क्या लिख सकते हैं, आई आर, और इसे क्या लिखेंगे, प्लस आई आर। तो E बराबर हो जाएगी आई आर प्लस आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, E R प्लस आर। अरे यार, कुल विद्युत वाहक बल बराबर बटे कुल प्रतिरोध।
जब हम कुल प्रतिरोध की बात करेंगे, सच्चाई पता करना होगा, तो हमें ईएमएफ बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके लिए तो कोई और कारण ही नहीं है। समझ गए ये बात? यस। हम यहां पे एक और चीज की बात कर सकते हैं। ये अपन ने आर बराबर ई माइनस वी अपान आई आर कर दिया। आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपान आर होता है। रख दो आई इज इक्वल टू वी अपान आर, तो आर बराबर हो जाएगा ई माइनस वी अपान आर। आर को ऊपर ले आओ, आर इज इक्वल टू आर ऐसे लिख दो, ई माइनस वी अपान वी हो जाएगा। तो आर बराबर कैपिटल आर, ये हो जाएगा ई अपान बी माइनस वन। कैसे किया? ई अपान बी माइनस बी अपान बी, बी अपान बी वन हो गया। ये एक और फार्मूला आ गया हमारे पास। कितने फार्मूले चाहिए ना, ये स्मॉल आर का ज्यादा यूज करने वाला फार्मूला है, ई अपान बी माइनस वन। इससे हम ज्यादा उपयोग में लेके आते हैं बच्चों। तो फाइनली चलिए ये बात भी आप नोट करिए, समझिए, और अब हम इसे मिटा देते हैं। तो जब भी सेल बनाए जाते हैं, जो सेल के परिपथ जब बनाया जाता है, तो आंतरिक प्रतिरोध हम सेल के अंदर नहीं लिखते हैं, हम कुछ ऐसे बनाते हैं। देखो जरा आप, ये आपका सेल बन गया, ये प्लस और ये माइनस, और यहीं पे हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं, इसे स्मॉल आर कह देते हैं। ये है आंतरिक प्रतिरोध। और फिर पूरा परिपथ बना दो, ये बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। बाहर वाला प्रतिरोध हो गया, या कुंजियान करके भी लगा दिए अपन ने। और इसका ईएमएफ है कितना? ई। तो यदि हमें ईएमएफ की बात करनी है, तो मान लो इसमें आई धारा बह रही है। कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। तो पता है आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विभवांतर लिखेंगे यार, विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस स्मॉल आर। कुल प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं, एक सिंपल सी बात है। परंतु यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो, जो कि प्रतिरोध के दोनों सिरों पे है, तो I इज इक्वल टू वी अपान केवल बाह्य आएगा केवल। अब पता है स्मॉल आर का फार्मूला निकालने का एक और तरीका बता दे रहे हैं हम आपको। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और 1/2 की बात करो। आई की जगह यहाँ पे रख दो आप बी अपान आर इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर। ई होती है ये, कंफ्यूज मत होना है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो v इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू ई इंटू आर। तो यहाँ पे अंदर इसका गुणा भी कर दो, तो ये हो जाएगा वी आर प्लस वी स्मॉल आर इज इक्वल टू ई इंटू आर। स्मॉल आर को रोक दो इधर ही और इसको सामने पहुंचा दो। सिंपल गणित कर रहे हैं हम, सामान्य बिल्कुल। वी आर बराबर ई आर माइनस वी आर, या वी आर बराबर हो जाएगा ई माइनस वी इंटू आर। कॉमन ले लिया तो हमें स्मॉल आर चाहिए, तो ये हो जाएगा ई माइनस वी इंटू आर अपान वी। इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर बराबर ई अपान वी माइनस वी अपान वी इंटू आर। तो आर बराबर हो जाएगा ई अपान वी माइनस 1 इंटू आर। आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी फार्मूला है। तो आपने देखा ये आंतरिक प्रतिरोध हमेशा बैटरी के बाहर बनाया जाता है। अंदर क्या यहाँ बनाओगे यार ऐसे करके? नहीं, ये आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के हमेशा बाहर बनता है। अब यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध कार्य करता है, एक और चीज बताएं कि बैटरी लगी है, ये बैटरी लगी है, ये यहां से हमने किसी को जोड़ा, इन दोनों को इलेक्ट्रोड टर्मिनल बोलते हैं।
मान लो ये प्लस है तो V प्लस हो गया, ये माइनस है तो V माइनस हो गया, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है। तो E निकालेंगे तो ये V प्लस माइनस माइनस V माइनस हो जाएगा। तो E बराबर V प्लस प्लस V माइनस टोटल हो जाएगा ये, क्योंकि यार जितना प्लस रिपल करता है उतना माइनस भी अटैच करता है, दोनों मिलकर धारा प्रवाहित करते हैं। सुन लो यार कि ये प्लस, क्या ये माइनस की बात करो, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी तो करेगा, जितना ये रिपल करेगा उतना ये आकर्षित करेगा, तो इन दोनों को तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। एक छोटी सी बात है पर समझने वाली बात है। हमने आंतरिक प्रतिरोध को और भी निकाल लिया है। अब यहाँ पे एक बहुत बहुत यूनिक परिभाषा हम दोनों की ओर दे रहे हैं, परंतु पहले की परिभाषा एक बार और बता दें। सुन लो यार, बोलना मत यार सर बार बार बता रहे हो आप, परंतु यार सुन लो यार, है ना, कि किसी खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। बंद परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को सेल टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि वो अधिकतम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेल का कुछ विभवांतर है ना, अंदर आंतरिक प्रतिरोध खत्म कर लेता है, विरोध करता है ना, तो विरोध के कारण फलस्वरूप वो खत्म हो जाता है, तो वो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको दे रहे हैं और ध्यान से समझना। हमें लगता है कि ये यूनिक और विलक्षण डेफिनेशन है, क्योंकि विभवांतर या विद्युत वाहक बल दोनों कार्य होते हैं। यार बच्चों, एक सेल बना दिया अपन ने, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, आंतरिक प्रतिरोध भी छोटा सा बना दो, ये बाह्य प्रतिरोध कर दिया, और ये की भी कर दो यार, ऑन कर दो, इसकी को ऑन कर दो। यहां से इस बिंदु से ले लें, ए से आवेश को पूरा घुमा के इसी बिंदु तक लेके आओ। सुनना, परिपथ के एक बिंदु से आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करके, पूरे परिपथ में प्रवाहित करके उसी बिंदु तक, उसी एकांक आवेश बोल देना है, एकांक आवेश, इसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। पूरा घूमेगा, अंदर भी चलेगा इधर भी चलेगा, अंदर का कार्य भी जोड़ना है, बाहर का कार्य भी जोड़ना है। और पता है, सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, मतलब यहां से यहां तक, ये भी मान सकते हैं अपन टर्मिनल, प्लस यहां जुड़ा माइनस यहां जुड़ा है, दूसरे टर्मिनल तक आवेश को, एकांक लिख देंगे है ना, एकांक बोल देंगे, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सेल टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। सेल टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। अच्छी बात है, समझने के लिए बड़े काम की बात है बच्चों। यस, बड़े काम की बात है बच्चों। तो ये आपको सेल टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब सुनो, बाह्य प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक तो हमने पढ़ ही लिए थे। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक भी हमें पढ़ लेना चाहिए। ये फार्मूला नहीं मिटा रहे, यस, ये भी तो हमें समझना है। समझो, हम यहाँ पे बात करेंगे आंतरिक
सेल के लिख देना, और किसी का तो होता ही नहीं है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध R को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, और ये सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में लगता है, तो आंतरिक प्रतिरोध को वैद्युत अपघटय प्रतिरोध भी कहते हैं। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, अंतःप्रस्थ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं, क्षेत्रफल अधिक तो प्रतिरोध कम। मतलब सीधी सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। पहली बात आपने समझी कि ज्यादा मोटे इलेक्ट्रोड होंगे तो प्रतिरोध थोड़ा सा कम होगा, और ये समझ गए आप। दूसरे नंबर, सेल के में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, और पता है ज्यादा दूरी बढ़ेगी तो ज्यादा प्रतिरोध होगा ना। ये तो बिल्कुल उसी जैसा हो गया ना जैसे हमने पढ़ा था, R, कैपिटल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब ज्यादा प्रतिरोध होगा, दूरी ज्यादा होगी, तो दोनों इलेक्ट्रोड यदि हमने एक दूसरे से दूर दूर लगा दिए हैं तो प्रतिरोध भी ज्यादा ही होगा। ओके, तीसरे नंबर, विद्युत अपघट्य का सांद्रण। बच्चों ये समझना, सांद्रण बढ़ेगा तो वो सघन होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं, सांद्रण अधिक होगा तो श्यानता अधिक होगी। यार गाढ़ा हो गया ना, श्यानता अधिक हो गई, तो वो गाढ़ा हो गया तो गाढ़े में यार तुम नदी के पानी में आसानी से तैर पाते हो, क्योंकि नदी का पानी जो रहता है ना उसमें नमक नहीं रहता है। समुद्र के पानी में तैरने में दिक्कत जाती है। बोलोगे सर, सब लोग तो कहते हैं समुद्र के पानी में डूबना टफ होता है। यस, डूबना टफ होता है, तैरना कठिन। डूब नहीं सकते, परंतु तैरने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो गाढ़ा होता है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब चलते हैं तो श्यान बल ज़्यादा लगता है, विस्कोसिटी ज़्यादा लगती है, इसलिए तो सांद्रण अधिक होगा तो श्यानता अधिक होगी, जिस कारण प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, R अधिक हो जाएगा। R प्रतिरोध है ना, अधिक हो जाएगा। विद्युत अपघट्य का सांद्रण की भी अपन ने बात कर ली। और अब हमें तीसरे चौथे नंबर और एक बहुत स्पेशल बात करनी है। तो ये क्या स्पेशल नहीं थी? 4 ताप पर, चौथे नंबर ताप पर। तो बच्चों यहां पे हम जो लिख रहे हैं शायद उसे देख के आप चौंक जाओ कि ताप वृद्धि पर आंतरिक प्रतिरोध यस में कमी होती है। ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध कम होगा। जबकि धात्विक चालक की बात करें, यहां पे हम धात्विक चालक अभी इतने दिन से पढ़ तो रहे हैं यार, धात्विक चालक मोर P मोर R, ये तो धात्विक चालकों की बात है। यदि ताप अधिक होगा तो प्रतिरोध भी अधिक होगा, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, किंतु आंतरिक प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ कम होता है।
क्यों कम होता है? ये ऊपर ऐसे ही कारण है। देखो, ताप वृद्धि होगी तो आयतन बढ़ेगा, श्यानता कम होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन चल लेंगे, आयन चल लेंगे। हमने बोला है कि हम बात इलेक्ट्रॉन की जरूर करते हैं, परंतु सेल के अंदर आयन ज्यादा चलते हैं, इलेक्ट्रॉन कम चलते हैं बच्चों। तो पता है, ये बात भी आप याद रखेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध ताप वृद्धि पर कम होता है, जबकि बाह्य प्रतिरोध ताप वृद्धि पर ज्यादा होता है। ये दोनों में एक बड़ा अंतर था, बड़ा अंतर था। तो अब एक बात आप बहुत अच्छे से समझ गए कि जब आप मार्केट से कोई सेल लेके आते हो, जब आप बाजार से बैटरी खरीद के लेके आते हो, उसका जितना उस पे विद्युत वाहक बल लिखा होता है, आप उतने विद्युत वाहक बल से धारा प्रवाहित नहीं कर पाते हो। आप उससे कम कम पे धारा प्रवाहित करते हो, जितने पे करते हो वो सेल टर्मिनल वोल्टेज होता है। कारण है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है, उसकी कुछ ऊर्जा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण बाहर नहीं आ पाती है, अंदर अंदर ही झगड़ के कम हो जाती है, तो बाहर हमें कम मिलती है। समझ गए? तो जितना उसकी पावर है उतनी पावर से हमें आउटपुट नहीं मिल पाता है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। एक बात फिर से हम यहाँ पे आपको बता देते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विद्युत वाहक बल हमेशा सेल टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है, परंतु वो प्रश्न जब पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि किस केस में विद्युत वाहक बल सेल टर्मिनल से कम होता है। तो आप ये बात लिखना, आपको ये बात बतानी चाहिए वहां पे, हम आपको लिख के बता रहे हैं ये बात। जब सेल को, एक ही है, सेल को आवेशित किया जाता है, जब सेल को आवेशित किया जाता है तो E इज लेस देन V। V को लिख दें सेल टर्मिनल वोल्टेज, और ई तो ईएमएफ। पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यार ईएमएफ ऐसा भी लिखते हैं और कई बार ईएमएफ ऐसा भी लिखते हैं, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और पता है इसको यदि हम परिभाषा दें कि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला बल होता है। समझ गए? तो एक बात और आपने बहुत अच्छे से समझ ली है और आपको समझनी ही चाहिए वो बात कि बैटरी इलेक्ट्रॉन दान नहीं करती है। वो जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ में भेजती है चलने के लिए, उतने ही वो अपने दूसरे टर्मिनल से अंदर भी ले लेती है। अनबैलेंस कभी नहीं होता। इसे सिद्ध करें, इसे सिद्ध करें। आप अब घर में तो एसी रहती है, परंतु बैटरी से भी, घर की बात कर लो यार, स्विच ऑफ करने के बाद वायर को टच करो, आपको करंट नहीं लगता। मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने ही वो वापस भी कर देता है, कभी भी अनबैलेंस नहीं होता। नेचर है ना, जो प्रकृति है ना, नेचर यानी प्रकृति, ये बैलेंस होती है। बैटरी बाह्य परिपथ में एक इलेक्ट्रॉन देगी तो उधर से दूसरे इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेगी। तो सही बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन को गतिशीलता देने का काम है बैटरी का, और ये गतिशीलता किससे मिलती है? रासायनिक ऊर्जा से। रासायनिक क्रिया होती है, और पता है सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यस, और इस रासायनिक क्रिया से विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी से वो इलेक्ट्रॉनों को गतिशीलता प्रदान करके हमें धारा दे देती है, क्योंकि गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा कहलाते हैं। तो बच्चों, एक छोटा टॉपिक है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगला लेक्चर हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है। उसमें हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम, नियम नियम। और तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।